साथियों नमस्कार। प्रेरणा क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ऋग्वैदिक काल। इससे पहले के वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। और प्यारे दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन है, इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से एक नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सारा का सारा टॉपिक याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। कुछ शब्दावली है जिसे हम बहुत ही आसानी से याद करने वाले हैं, तो बने रहो वीडियो में मेरे साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। और ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन को हम पढ़े उससे पहले हमें समझना जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हमें यहाँ पे क्लियर करना है तो ऋग्वैदिक कालीन समाज, गुरुजी ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, उन्हीं से हम यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो है कि समाज कैसा था? ग्रामीण समाज था। ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? ग्रामीण समाज। और ग्रामीण समाज का जो ढांचा था वो ढांचा कैसा था? कबीलाई ढांचा। अच्छी तरह याद रख लेना आप कि ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? ग्रामीण समाज था। और ग्रामीण समाज का भी जो ढांचा था वो कैसा था? कबीलाई ढांचा था। ग्रामीण समाज की जो प्रमुख विशेषता होती है वो होती है कृषि, जबकि कबीलाई समाज या कबीलाई ढांचा की जो प्रमुख विशेषता होती है वो है पशुपालन। अर्थात जो कबीलाई परिवार होते हैं वो पशुपालन करते हैं। तो हम यहाँ पे कहें कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। एक बहुत अच्छा प्रश्न है अपने आप में कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। तो प्रमुख व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं, प्रमुख व्यवसाय वो था पशुपालन, जबकि कृषि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का गौण व्यवसाय था। कृषि की हम बात करते हैं तो ये गौण व द्वितीय व्यवसाय कह सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यह समझना जरूरी है कि इन दोनों के आधार पर, किन के आधार पर? कृषि और पशुपालन के आधार पर ही हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन को समझेंगे। अर्थात मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य है उनका जो शिल्प व उद्योग होगा, शिल्प व उद्योग, उसका जो आधार होगा वो क्या होगा? पशुपालन व कृषि। इसी प्रकार ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य है उनके जो व्यापार वाणिज्य होंगे उनका मुख्य आधार भी क्या होगा? कृषि और पशुपालन होगा। इसी प्रकार हम आगे इसमें बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य हैं उनका जो विनिमय का माध्यम है वो भी किस पर आधारित होगा? इसी ग्रामीण व कबीलाई समाज अर्थात पशुपालन व कृषि पर। और इनके जो यातायात के साधन हैं, यातायात के साधन वो भी किस पर आधारित होंगे? इसी पशुपालन व कृषि पर। अर्थात संपूर्ण आर्थिक जीवन पशुपालन व कृषि के इर्द गिर्द ही घूमेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये तो एक कॉन्सेप्ट था जिसे हमने तैयार किया है कि हम इन्हीं के आधार पर पढ़ेंगे। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल का जो आर्थिक समाज है उसमें कुछ शब्दावली है और वो शब्दावली याद करने की कोशिश करेंगे। तो एकदम में कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये मत सोचिए कि मतलब हमें ये याद नहीं होगा। बस जो भी पढ़ना है याद करो। 4 महीने तक बढ़िया तैयारी करो, नौकरी लग जाएगी, 100% गारंटी है। बस टेंशन मत करो। ये टेंशन हमारी नहीं है कि पेपर कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। टेंशन हमें पहले तो ये करनी है कि हमारी जो सिलेबस है वो सिलेबस सारा का सारा हमें याद होना चाहिए। ठीक है, श्याम दाम दंड भेद कैसे भी याद करो, बस याद होना चाहिए। और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से अगर कोई चीज़ याद की जाती है तो वो बहुत दिनों तक याद रहती है। ज़्यादा मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता। आप पहले ये टॉपिक देख लो, ये टॉपिक याद हो जाए आपको तो फिर आप अच्छे से कमेंट करना, लाइक करना और मनोबल बढ़ाना मेरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की कृषि व्यवस्था के बारे में।
तो हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि के बारे में, और हमें पहले बिंदु में ये जानना है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य है वो कृषि पद्धति से परिचित थे। तो इस कृषि के हमें प्राचीन जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। तो कृषि के बारे में प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? गुरुजी ऋग्वेद से मिलेगी। और ऋग्वेद में अगर हम यहाँ बात करें तो ऋग्वेद में कृषि का 33 बार उल्लेख हुआ है। कृषि का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 33 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सबसे पहले कृषि का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में सबसे पहले कृषि का उल्लेख हुआ है। चतुर्थ मंडल के बाद में ऋग्वेद के प्रथम मंडल एवं दसम मंडल में भी या 10वां मंडल में भी किसका वर्णन मिलता है? कृषि का। गुरुजी कृषि की प्राचीन जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ये तो सही बात है, क्योंकि हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन पढ़ रहे हैं तो उसका जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलेगी। कृषि पढ़ रहे हैं तो कृषि की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलेगी। परंतु सर ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी मिलता है, 10वां मंडल में भी मिलता है, चतुर्थ मंडल में भी मिलता है। तो आप यहाँ पे जो प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद काल या ऋग्वेद में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कौन से मंडल में, तो सर पहला करना है कि 10वां करना है कि चतुर्थ करना है? तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि करना क्या है? चतुर्थ मंडल करना है। गुरुजी चतुर्थ मंडल क्यों करना है? बेटा चतुर्थ मंडल इसलिए करना है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। पहला मंडल और जो दसम या 10वां मंडल है वो सबसे अंत में लिखा गया, अर्थात बाद में जोड़े गए हैं। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक है वो प्राचीन मंडल है, उन्हें ऋषि मंडल, गोत्र मंडल, वंश मंडल आदि नामों से जाने जाते हैं। तो जो प्राचीन मंडल है उनमें से 2 से लेकर 7 में कौन से में मिलते हैं? चतुर्थ मंडल में। और दोस्तों याद रखना अच्छी तरह से, चतुर्थ मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है 57वां सूक्त। 57वां सूक्त, 57 सूक्त नहीं है, 57 नंबर का, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, तो 57 नंबर का जो सूक्त है उस सूक्त में कृषि की जानकारी मिलती है। और उस सूक्त में 24 मंत्र लिखे गए हैं किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। तो 24 मंत्र कृषि के ऊपर लिखे हुए हैं। ये बात तो हो गई ऋग्वेद से संबंधित। सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है कृषि में वो है प्रमुख शब्दावली। हाँ गुरुजी, ये शब्दावली इतनी आसान है लेकिन हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। हम सोचते नहीं बहुत हार्ड है। दोस्तों इस दुनिया में हार्ड कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इंटरेस्ट लेके हम पढ़ते ही नहीं हैं। अगर हम इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एक भूमि है, ऐसे याद रख सकते हो। ये क्या है? एक भूमि है गुरुजी। ये लो जी, इस भूमि के 2 टुकड़े बना दिए मैंने। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना कि ये जो पूरी की पूरी भूमि है ये भूमि 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की भूमि है गुरुजी? 2 प्रकार की है। एक प्रकार की भूमि है वो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि, और एक है वो कम उपजाऊ या अनुपजाऊ। कम उपजाऊ, अनुपजाऊ या प्रतिभूमि, प्रतिभूमि भी कहते हैं। उपजाऊ भूमि वो भूमि होती है जिसमें उर्वरकों की मात्रा सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे उर्वरक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उपजाऊ भूमि को ऋग्वेद में उर्वरा कहा गया है। क्या कहा गया है? उर्वरा कहा गया है। ऋग्वेद में उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो याद करना आसान ही है। उपजाऊ भूमि, उर्वरा, उर्वरक सर्वाधिक है, ऐसे करके बस। अनुपजाऊ प्रतिभूमि, गुरुजी ये प्रति या अनुपजाऊ का तो पता है, कम उपजाऊ, कम उर्वरकों वाली भूमि। प्रति का मतलब क्या है? 1 साल खाली छोड़ दी, 1 साल खेती कर ली, 2 साल में 1 बार खेती करना, 3 साल में 1 बार खेती करना, 6 महीने खाली छोड़ दी, 6 महीने बाद में खेती कर ली। अर्थात 1 बार खाली छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, फिर बाद में उसमें खेती की जाती है, फिर कुछ समय के लिए खाली छोड़ते हैं जिससे कि भूमि अपने जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति कर लेती है। उसे कहते हैं प्रतिभूमि, अर्थात खाली छोड़ने वाली। इसीलिए अनुपजाऊ या प्रतिभूमि को क्या कहा गया है? खिल्य कहा गया है। खिल्य। अब याद कर लोगे
कैसे करेंगे गुरुजी? तो याद ऐसे करोगे बेटा, उपजाऊ भूमि, परती भूमि अर्थात खाली भूमि, खाली भूमि मतलब खिल्ले भूमि। एक बार थोड़ा सा टाइम खर्च हो सकता है लेकिन ये सारा याद हो जाएगा। क्या पढ़ा? जानकारी ऋग्वेद में कौन से मंडल में? चतुर्थ मंडल में। गुरुजी ये भी याद नहीं होगा तो ये भी करा दूंगा। ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में ऋग्वेद कालीन सभ्यता कैसी? कबीलाई व ग्रामीण सभ्यता। गांव में जाते हैं तो चारों ओर क्या दिखाई देता है गुरुजी? खेत ही खेत दिखाई देते हैं, कृषि कृषि दिखाई देती है। तो बस कृषि का उल्लेख चारों ओर चतुर्थ मंडल में, चारों ओर कृषि कृषि दिखाई देते हैं तो चतुर्थ मंडल याद रह जाएगा। शब्द की बात करें, उपजाऊ शब्द, उपजाऊ वह होता है जिसमें उर्वरक सर्वाधिक मात्रा में होते हैं तो उर्वरा भूमि कहते हैं। अनुपजाऊ या परती, अनुपजाऊ भूमि खाली पड़ी रहती है, खाली यानी खिल्ले, खिल्ले खाली ऐसे करके याद करोगे तो ऐसी भूमि को खिल्ले कहा जाता था। अब देखो आगे, अगर मान ली जाए ये खेत है, इसकी जुताई कर दी जाए, क्या कर दी जाए? जुताई। तो जुता हुआ खेत को क्या नाम से जाना जाता था? कैसा खेत है? जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत को क्षेत्र कहा जाता था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो खेत उर्वरक होता उसकी जुताई होती थी, इसीलिए उर्वरक को भी क्या कहा जाता? उपजाऊ भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता, या जुता हुआ खेत क्या कहलाता? क्षेत्र। क्यों कहलाता? क्योंकि जुता हुआ खेत वही होता, ज़्यादातर जुताई उसी की होती जो उर्वरक होता। वैसे अनुपजाऊ को कौन जोतेगा? उस समय भूमि पर मालिकाना हक नहीं होता था, ठीक है, केवल कबीले के रूप में समाज रहता था। हम बात करते हैं कि ये जुताई की जाती थी, वह किसकी सहायता से की जाती थी? गुरुजी हल की सहायता से की जाती थी। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये दिक्कत है कि गुरुजी ये हल क्या होता है, हल क्या चीज़ होती है? तो आप यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बना के बता रहा हूँ हल का चित्र। तो इस प्रकार से ये हल होता था, लकड़ी का बना होता था। ये भाग जमीन के अंदर जाता था और इससे एक नाली बन जाती थी। क्या बनती थी? इससे एक नाली बन जाती है, जमीन को खोदता हुआ जाता, कितना कितना 2-2 अंगुल या 3-3 अंगुल खोलता जाता। अंगुल का मतलब 2 अंगुल हल लगाने, 3 अंगुल लगाने, 4 अंगुल मतलब ज़मीन को में ऐसी, अंगुल का मतलब नाप होती, सेंटीमीटर, ऐसे खोदता जाता। इस हल को चलाने के लिए यहाँ पर बैल होते और बैलों द्वारा ये हल खींचा जाता था। यहाँ बैल बना देता हूँ आपके लिए, बहुत बढ़िया लगेंगे। थोड़ा सा कोई चीज़ पढ़े तो बढ़िया इंटरेस्ट से पढ़नी चाहिए, बहुत लंबे समय तक याद रहती है। कोई भी काम करो दिल से करो, पागलपन की हद तक करो, वरना मत करो। सही बात है क्या? सही बात है तो दोस्तों कमेंट और लाइक तो कर दिया करो। तो ये हल है, ये बैल है, ये हल से बनी हुई नाली है और इस हल को चलाने के लिए एक व्यक्ति होता भी। कौन होता है गुरुजी? एक व्यक्ति होता जो ये हल चलाता था। ये लो साहब, तो ये व्यक्ति हल चला रहा है। इनसे संबंधित कुछ शब्दावली है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हल क्या कर रहा है? कुछ सेंटीमीटर जमीन को खोद रहा है, 2 अंगुल 3 अंगुल ऐसे। तो सबसे पहले बात करें कि हल के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? हल के लिए ऋग्वेद में लागल शब्द का प्रयोग हुआ है। लागल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? हल के लिए हुआ है। हल से बनी नाली को क्या कहा जाता था? हल रेखा। हल रेखा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? गुरुजी सीता शब्द का प्रयोग हुआ है। प्यारे दोस्तों आप अच्छी तरह याद रखना कि जो माता सीता थी वो उनके पिता राजा जनक के काल में अकाल पड़ा हुआ था और वह खेत, उसे कहा गया कि आप खेत की जुताई करोगे अकाल में जाकर के तो वर्षा हो जाएगी। कहा जाता है कि वो हल चला रहे थे, जब वो हल चला रहे थे खेत में तो उन्हें एक घड़े या मटके में माता सीता मिली थी। और वो कहाँ मिली थी? इस हल के ये नोक में जाके वो घड़ा फंस गया था, इसलिए इस नाली में मिली थी। और इस नाली को क्या कहा जाता था? सीता। इसीलिए सीता किसका नाम हो गया?
वो जो लड़की मिली थी, जो माता सीता मिली थी, उसका नाम सीता रख दिया गया। सीता शब्द अब आगे जब भी आएगा तो हम कृषि से संबंधित करेंगे। किससे संबंधित करेंगे? याद रखना, कभी भी सीता शब्द इतिहास में आएगा तो हम कृषि पे लेके जाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि मौर्य काल में सीता कृषि के लिए कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि के लिए एक कर हो जाएगा। हलवा के बाद में हम बात करते हैं, हल रेखा के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे हलवाह है। हलवाह कौन है? हल चलाने वाला व्यक्ति, इसे क्या कहा जाता है? हलवाह। हल चलाने वाले के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? किवास। तो किवास, अब गुरुजी कैसे याद करोगे? अरे बिल्कुल आसान है। अब हमें इसे क्या कहते हैं? किसान। वर्तमान में किसान कहते हैं। ऋग्वेद में क्या शब्द है? किवास। तो मिलता जुलता हो गया ना, किसान किवास शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये बैल है, इन बैलों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में बैल के लिए, जो हल कौन चलाते थे जी? बैल चलाते गुरुजी, तो ब्रक शब्द का प्रयोग बैल के लिए हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये बैल है, ये चलते चलते जो गोबर कर देते थे, मूत्र कर देते थे, ऐसे इस गोबर से क्या बन जाती थी गुरुजी? खाद बन जाती थी। तो गोबर से बनी इस खाद के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? खाद के लिए करीस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गोबर से बनी खाद को ऋग्वेद में क्या कहा जाता? गुरुजी करीस कहा जाता। उसके बाद में याद रखना कि ये बैल जब हल चलाने के बाद में आते थे तो इन्हें चरने के लिए भूमि होती थी, गाय या बैल या पशु चरने के लिए, उस भूमि को चारागाह कहा जाता था। चारागाह। और चारागाह भूमि के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? गव्य शब्द का। गव्य या गव्यति शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? चारागाह भूमि के लिए हुआ है। उसके बाद में चारागाह भूमि के बगल में कुछ क्षेत्र पड़ा होता था जहाँ फसलें ला करके इकट्ठी की जाती थी और वहाँ से उनको अलग अलग किया जाता था। इस जगह को खल कहते थे और खल का मतलब होता है खलियान। खल का अर्थ क्या था? खलियान। खलियान, जहाँ फसल इकट्ठी की जाती थी, खलियान, ये चीज़ है। अब बात करते हैं, ये तो थे प्रमुख शब्द। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फसलों के बारे में। फसल, सबसे पहले यहाँ बात करता हूँ कि ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य थे, उन आर्यों को केवल एक फसल के बारे में जानकारी थी। केवल एक फसल के बारे में जानकारी थी, यव। और यव कहा जाता है किसको? जौ को। तो ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को केवल एक ही फसल के बारे में जानकारी थी, जिनका नाम यव था। और यव किसे कहा गया? जौ को कहा गया। इसके बाद में एक धान्य शब्द का प्रयोग हुआ है। धान्य शब्द, ये धान्य शब्द का प्रयोग अन्न भंडार के लिए हुआ है। अन्न भंडार के लिए हुआ है, अन्न के ढेर के लिए हुआ है, या अनाज के ढेर के लिए धान्य शब्द का प्रयोग हुआ है, चावल के लिए नहीं हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अन्न कोठार या अनाज का कोठार होता था, तो अन्न कोठार के लिए स्थिवी शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। अन्न कोठार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? स्थिवी शब्द का प्रयोग, स्थवी शब्द का प्रयोग हुआ है। ये फसल, अब जो फसल होगी तो उन फसलों के लिए क्या की जाएगी? सिंचाई भी की जाएगी। तो आपको याद रखना कि फसलों की आगे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के साधन, अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? सिंचाई के साधन। अब गुरुजी सिंचाई के साधन में हमें याद रखना कि सिंचाई के साधन दो प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते थे। एक तो जो अपने आप सिंचाई हो जाती थी, उसे कहा जाता था स्वयजा, अर्थात पानी स्वयं ही आ जा। स्वयजा मतलब पानी अपने आप ही आ जाता है, उसे स्वयजा कहा जाता। और एक कहा जाता खनितमा। तो सिंचाई की दो पद्धति थी, स्वयजा और खनितमा। यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो पहली पद्धति थी उसका नाम क्या था? स्वयजा। और दूसरी पद्धति उसका नाम था खनितमा। खनितमा। स्वयजा का मतलब पानी अपने आप आ जाएगा,
किसका पानी? वर्षा का पानी। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। उसके अलावा नदी का पानी। तो वर्षा के पानी से सिंचाई होती थी, नदी के पानी से जो सिंचाई होती थी उसे स्वयजा कहते थे। क्या याद करना है? पानी स्वयं आएगा किस में? नदी में, वर्षा में। खनितमा, खनी, खनन, खन यानी खनन, खनन यानी खुदाई, खुदाई। और खुदाई से खोदा जाता था क्या क्या? कुआं, कुआं खोदा जा सकता था, तालाब खोदे जा सकते थे और नहरें खोदी जा सकती थी, नहरें। तो खनी तमा से आपको याद रखना, कुआं, तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई होती है, वो खनी तमा में। लेकिन ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को नहर के बारे में जानकारी नहीं थी, नहरों के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी। कुआं को अवल कहा गया है। कुआं के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? अवल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद काल में कुआं के लिए अवल। गुरुजी यह अवल भी याद नहीं रहेगा हमें तो? अरे रहेगा। देखो, बल जमीन है, इस जमीन में एक बिल खोद दिया, कुआं ऐसा ही होता है ना। तो अबल, अबल, बल यानी जमीन में नीचे बल खोद के पानी निकालना, याद रह जाएगा। बिल, बल, तो बल यानी बिल, बिल खोद दिया ऐसे, तो अबल, ये रहा बल। अब बल लगा के पानी निकाल लो अंदर से बाहर, ऐसे करके आप याद रखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो हमने कृषि के बारे में पढ़ा है। आप इस वीडियो में और अच्छी तरह से इसको रिवाइज करके देख लेना। हम इसका दूसरा जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम आएगा यहाँ पे पशुपालन। इससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कि कृषि संबंधी कार्य के बारे में। एक लाइन और बता देता हूँ कि सबसे पहले जो हल चलाना सिखाया था, हल चलाना, वो अश्विनी देवताओं ने सिखाया था। अश्विनी देवताओं ने वो मनु को सिखाया था। किसको सिखाया था? मनु को। अश्विनी, जो मनु महाराज है, उसे अश्विनी देवताओं ने सबसे पहले हल चलाना सिखाया था। ये लाइन आप कहाँ जोड़ोगे? हल वाले टॉपिक में जोड़ दोगे। अब बात करते हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन था। और पशुपालन में हम सबसे पहले बात करेंगे पशुपालन का महत्व के कारण। पशुपालन के महत्व के कारण क्या है? तो पशुपालन के महत्व के प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण है यातायात। तो पशु यातायात के साधन के रूप में प्रयुक्त होते थे। खाद्यान्न, तो पशुओं से खाद्यान्न प्राप्त होता था, खाए जाते थे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि संपत्ति, जिनके पास जितनी गाय अधिक होती थी उनकी वो इतनी अधिक संपत्ति के मालिक माने जाते थे। और बाद में जब अंतिम चरण चल रहा था ऋग्वेदिक काल का, तो इनकी सहायता से कृषि भी की जाती थी। तो कृषि में भी पशुओं का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो ये पशुपालन का प्रमुख महत्व हो गया। कबीलाई समाज वैसे हैं। दूसरी बात, ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य हैं वो कुछ ऐसे पशु थे, पशु जिनकी जानकारी नहीं थी। तो कौन कौन से पशुओं की जानकारी नहीं थी? बाघ के बारे में नहीं जानते थे, बाघ प्लस हाथी, इन दोनों के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी। अब हम इसका अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रमुख पशु। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख पशु। प्रमुख पशु में हम सबसे पहले बात करें तो जो पहले नंबर का पशु है वो है गाय। गाय, गाय में आपको याद रखना है, गाय के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक है गोपत, ये धनी व्यक्ति के लिए गोपत, धनी व्यक्ति के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है गोपत। एक है गोपति, गोपति कहा गया है राजा को, राजन को, कबीले के रक्षक को। उसके बाद में गोहन, गोहन कहा गया है अतिथि को, अतिथि को गोवन कहा गया है। गोहन, गाय को कभी कभी अतिथि आते थे, गाय का भी मांस खिलाया जाता था, ऐसा प्रमाण है। लेकिन गाय के लिए एक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, वो शब्द है अघन्या। अघन्या, और अघन्या का जो अर्थ है वो है न मारने योग्य, न मारने योग्य।
तो अगन्या न मारने योग्य शब्द भी हुआ है। ऋग्वेद में गाय के लिए 176 बार गाय शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। उसके बाद में यहाँ थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे गोधूली है, वो समय के लिए उपयुक्त शब्द है, अर्थात जो शाम का समय होता है जब गाय जंगल से चर के वापस आती थी चारा चर के, तो उसे गोधूली कहा जाता था। इसके अलावा आपको याद रखना है को गव्य या गवेषणु, ये युद्ध के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द थे। इसके अलावा हम दो चीज़ और याद रखेंगे गाय के बारे में कि गाय है उसके लिए ऋग्वेद में प्रार्थनाएं की गई है, प्रार्थनाएं की गई है कि इतनी गाय होनी चाहिए। जैसे पुत्र की प्रार्थना करते हैं वैसे ऋग्वेद में गाय की प्रार्थना की गई है। गाय के जो चोर होते थे उन्हें पणी कहा जाता था, पणी कहा जाता था। और गाय सबसे पवित्र जानवर था या पवित्र पशु था ऋग्वेदिक काल में, जिसे माता का दर्जा दिया जाता था। इसके बाद में हम दूसरे पशु की बात करते हैं। गाय के बाद में जो दूसरा पशु आता है वो है घोड़ा। और घोड़ा की हम बात करें तो ये प्रिय पशु था, प्रिय पशु, वो पवित्र पशु था, घोड़ा प्रिय पशु था, यह युद्ध में काम आता था। इसके बाद में यह रथ में भी काम आता था। इसके बाद में बात करते हैं हम घोड़ा के बारे में कि ऋग्वेद काल में जो यज्ञ करते थे, यज्ञ में भी घोड़े का उपयोग होता था। कौन से यज्ञ में होता था? अश्वमेध यज्ञ में घोड़े का उपयोग होता था। इसके बाद में जो अन्य पशु है, अन्य पशु वो की अगर हम यहाँ बात करें तो बैल, बैल के बाद में भेड़, बकरी, ऊंट और कुत्ता का वर्णन है। यहाँ आपको और बात याद रखनी है कि एक कुतिया का भी वर्णन है, कुतिया का वर्णन है जिसका नाम है सरामा। सरामा नामक कुतिया की जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। सरामा नामक कुतिया की कथा कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। तो ये था पशुपालन से संबंधित प्रमुख बातें, आप याद रखना। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है शिल्प उद्योग। तो आर्थिक जीवन में पशुओं के बाद में जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ऋग्वेदिक कालीन शिल्प उद्योग के बारे में। ऋग्वेदिक कालीन जो शिल्प व उद्योग है, शिल्प उद्योग, उसको हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे तो पहले हम बात करेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। और वस्त्र उद्योग में आपको याद रखना कि ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य थे उनको कपास का ज्ञान नहीं था, कपास के बारे में नहीं जानते थे। वह ऊन के बारे में जानते थे जिसे ऊना कहा जाता था। और जो कपड़े बनाने वाला था, बनाने वाला होता था, उसे सीरी कहा जाता था, उसे सीरी कहा जाता था, या उसका पेशकरी के नाम से भी उसे जाना जाता था, सीरी या पेशकरी कहा जाता था। इसके बाद में हम बात करते हैं जो करगा होता था उसके लिए तसर शब्द का प्रयोग हुआ है। और जुलाहा होता था, जुलाहे के लिए तंतुवाय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखो कपास की जानकारी नहीं थी, ऊन को ऊना कहते हैं, कुछ याद नहीं करना। कपड़ा बनाने वाले सीरी मतलब सीरी या सिलने वाले, सीरी मतलब सिलने वाले, पेशकरी यानी पेशकरी का काम करने वाले, तो ये याद रह जाएगा आराम से। करगा को तसर कहते थे, तो टसर मतलब टसर पद्धति से रेशम उत्पादन ऐसे तसर कहते थे। और जुलाहे को तंतुवाय कहते थे, तंतु मतलब एक एक तंतु को जोड़कर कपड़ा बनाने वाले, धागे बनाने वाले, ऐसे करके दोस्तों इसको याद रखना है आपको। उसके बाद में दूसरा जो उद्योग है वो है धातु उद्योग। धातु उद्योग, पहला हमने वस्त्र उद्योग पढ़ा,
धातु उद्योग के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे अयस नामक शब्द है वह धातु कर्म का घोतक है, घोतक है। तो अयस है वो धातु कर्म का घोतक है। कुछ महत्वपूर्ण धातु है जिनकी जानकारी थी, उनमें सोना, तांबा, कांसा। बात करें तो सोना को हिरण्य कहा गया, ऋग्वेद में सोना के लिए हिरण्य, तांबा के लिए अयस शब्द का प्रयोग है और कांसा के लिए तुब्र शब्द का प्रयोग है। तो ये धातुओं के बारे में है, याद रखना। और धातुओं की जानकारी नहीं थी, कुछ धातु है जिनकी जानकारी नहीं थी, उनमें दो धातु है। एक तो लोहे की जानकारी ऋग्वेद कालीन आर्यों को नहीं थी और एक चांदी की जानकारी, लोहा और चांदी धातु की इनको जानकारी नहीं थी। इसके बाद में हम इन दो उद्योगों के बाद में बात करते हैं। यहाँ पे शिल्प उद्योग में जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है अन्य उद्योग। अन्य उद्योग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अन्य उद्योग में जो महत्वपूर्ण रहेंगे उसमें है कुंभकार, जिसे कुलाल कहा गया है। कुलाल किसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है? कुंभकार के लिए। उसके बाद में बढ़ई शब्द का प्रयोग हुआ, बढ़ई को तक्षक, तक्षण कहा गया है। इसके अलावा हम बात करें चरमकार का पद होता था, तो कुंभकार, कुलाल, बढ़ई, तक्षण कहा गया है। और चरमकार, इनके अलावा चिकित्सक, चिकित्सक को भिषज कहा गया है, भिषज कहा गया है। और यहाँ पे जो चिकित्सक का वर्णन मिलता है महत्वपूर्ण, उसका नाम है अश्विनी, अश्विनी देवता, एक महत्वपूर्ण चिकित्सक जिनके बारे में दो चीज़ें याद रखना। इन्होंने विषवपाल के कृत्रिम पैर लगाए थे, कृत्रिम पैर लगा दिए थे। और एक ऋषि है च्यवन ऋषि, इस च्यवन ऋषि को इन्होंने नव यौवन प्रदान कर दिया था, यौवन प्रदान किया था। इसके लिए कुछ और भी जो नाम है, इन्होंने कुछ ऐसे व्यक्ति है जिन्हें आंखें भी प्रदान की थी, आंखें भी प्रदान की थी। तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जान लेना। क्या जानोगे? यहाँ पे शिल्प उद्योग को हमने 3 भागों में बांट दिया है। वस्त्र उद्योग, कपास के बारे में जानकारी नहीं थी, ऊन को ऊना कहते हैं, वस्त्र बनाने वाले को सिर या पेशकरी, करघा, तसर, जुलाहे को तंतुवा। धातु उद्योग की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो अयस कहते, धातु कर्म का घोतक अयस शब्द था। धातु कौन कौन सी? सोना, हिरण्य, तांबा, अयस, कांसा, त्रुम्बु। और धातु जिसे जानकारी नहीं थी, लोहा व चांदी की नहीं थी। इसके बाद में अन्य उद्योगों में कुंभकार को कुलाल, बढ़ई, तक्षण, चरमकार और चिकित्सक को भिषज कहते, वैद्य कहते। अश्विनी देवता वैदों के देवता थे, इन्होंने विषवपाल के कृत्रिम पैर लगा दिए थे। च्यवन ऋषि को इन्होंने नवयौवन प्रदान कर दिया था, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है व्यापार व वाणिज्य। ऋग्वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य की हम सबसे पहले बात करते हैं। व्यापार वाणिज्य, ऋग्वेद काल में व्यापार वाणिज्य सीमित मात्रा में थे, सीमित मात्रा में थे। दूसरी बात हम यहाँ पे करें कि वस्त्र अर्थात कपड़े, शाल, खाल और चादर का व्यापार होता था, सीमित मात्रा में था। वस्त्र, शाल, खाल और चादर, क्योंकि कबीलाई और ग्रामीण समाज थे। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करें कि जो प्रमुख व्यापारी होता था, व्यापारी वो कौन था? पणि। तो ऋग्वेद काल में जो प्रमुख व्यापारी था वो पणि था। और ये पणि को मवेशी, मवेशियों के चोर भी बताया गया है, मवेशियों के चोर थे ये। जब गांव में व्यापार करने आते तो जाते जाते मवेशी चुरा के ले जाते थे,
तो मवेशी चोर के रूप में इनका प्रयोग हुआ है। उसके बाद में बात करें संचार यानी यातायात के साधन, यातायात के साधनों की अगर हम बात करते तो यहाँ पे घोड़ा एक साधन था, फिर रथ, उसके बाद में इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी ये बैलगाड़ी थी उसको कहा जाता था। जबकि हम बात करते हैं यहाँ पे कि विनिमय के माध्यम, विनिमय के जो माध्यम थे उनमें तो मुद्रा का प्रचलन नहीं था। एक अच्छा प्रश्न, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मुद्रा विनिमय नहीं था, वस्तु विनिमय था, विनिमय था अर्थात वस्तु के बदले वस्तु, और उनमें भी घोड़ा व गाय लेन देन के साधन थे। तो दोस्तों यह है ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। और यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। फिर अगला वीडियो बनाएंगे, जब तक के लिए।